सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना के अहम विजिट पर हैं, जहां उनकी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में अहम उमूर पर बात हुई। इस दौरे में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए MOUs और माहिदों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका एक्शन प्लान 2024 ता 2029 पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म ने कराकोरम हाईवे और ML1 की अपग्रेडेशन समेत गवादर पोर्ट को फाल बनाने पर जोर दिया और चाइनीज़ वज़ीर आज़म को सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से आगाह किया, जिसमें 300 से ज़ायद पाकिस्तानी और 500 चाइनीज़ कंपनीज शिरकत करेंगी। इससे बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ने के वसी इम्कानात हैं। CPEC फेज़ 2 और 5 नए कॉरिडोर मंसूबों पर भी मुश्तरका काम करने का फैसला किया गया इस मीटिंग में। दूसरी जानिब एक बड़ी अहम डेवलपमेंट वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में दोनों ममालिक ने तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम और सकाफत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सदर पुतिन ने नवंबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रशिया आने की दावत भी दी है, जिसे दो तरफ़ा ताल्लुकात की नई समत करार दिया जा रहा है। अब ये मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, रशिया के साथ ताल्लुकात का मुस्तकबिल होगा हमारा, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, एक तो CPEC फेज़ 2 के हवाले से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि पहले हम देख रहे थे कि इस पर जो पेशरफ थी वो काफ़ी स्लो इस पर काम चल रहा था, अब इसमें तेज़ी आएगी। और साथ ही साथ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त इंडिया में बड़ा ज़ेर बहस है सदर पुतिन से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात। तो आप समझते हैं कि जो आने वाले दिन हैं रशिया के साथ हमारे रवायती ताल्लुकात से आगे बढ़ के, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम मज़ीद आपके साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक की ताल्लुकात जाएंगे, बढ़ेंगे और कितना फ़ायदा दोनों ममालिक को आने वाले दिनों में। यकीनन एक ऑर्गेनिक तरीके से, एक नेचुरल यानी कुदरती तरीके से रशिया के साथ भी ताल्लुकात हमारे बेहतर होंगे और उसमें ज़ाहिर है हमारी अपनी एफर्ट भी है। आपने अभी खुद जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग ऑन द साइड लाइन हुई है पुतिन से, उसमें दावतनामा 2 महीने के कलील अरसे में, अक्टूबर बल्कि नवंबर का महीने में जब दावत उनको मिली है, ये 2 महीने का बड़ा कलील अरसा होता है और दावत अहमियत रखता है अगर 1-2 महीने के अंदर उसको मटेरियलाइज होना हो, वरना ऐसी हेड ऑफ स्टेट्स को दावतें 6-6, 8-8 महीने पहले दी जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुतिन ने ज़ाती तौर पे दावत दी है, ये मटेरियलाइज हो जाएगी। इसका जियो पोलिटिकल मंजरनामे पर जो कनेक्टिविटी नज़र आती है, जो उस सीन में ये जाके प्यादा बैठता है उस चेस पे, शतरंज की चेस बोर्ड पर, वो ये है कि CPEC को एक तरफ रख लें, SCO ममालिक जो 10 परमानेंट उसके मेंबर हैं और 2 उसके ऑब्जर्वर और 15 उसके दूसरे जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, जो कि अब सब पार्टनर कहलाते हैं मिलके, तो वो 27 के करीब ममालिक। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की 1/3 के करीब इकॉनमी है, 42% आबादी से ज़्यादा है और उसके अलावा दुनिया के 24% रकबे से ज़्यादा इन दुनिया में 4 हमारे पास एटॉमिक पावर्स हैं इसमें। तो और दूसरा यह है कि ये पूरी दुनिया इस पर गुफ्तगू कर रही है, इकोनॉमिस्ट इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये सदी एशियन सदी है। और वो क्यों है? क्योंकि चाइना एक बहुत भारी भरकम इकोनॉमिक पावर, मईशत का एक बहुत बड़ा मंबा बन के इस पूरे खित्ते में बड़े खामोशी से उसने अपनी प्रोग्रेस की है और वो उठा है और दुनिया के तकरीबन 143 ममालिक उसके साथ जुड़ गए हैं BRI के हवाले से। और आपने CPEC की बात की, तो CPEC फ्लैगशिप जो हम हमेशा कहते रहे हैं प्रोजेक्ट है। और वो क्यों है? इस वक्त चाइना को तकरीबन 15,000 नॉटिकल माइल तय करके अपने जहाज़ों, पानी के जहाज़ों को अपने मुल्क पहुंचाना पड़ता है बाबुल मंदाल से, साउथ चाइना सी से। और जब ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो तकरीबन पहला मरहला मुकम्मल है, थोड़ी सी उसकी अभी CPEC के इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़ास तौर पर रोड लाइन है उसको थोड़ी सी इम्प्रूव करके, तो ये बजाय 15,000 किलोमीटर के ये 5,000 किलोमीटर रह जाएगा ज़मीनी, जो कि 15,000 किलोमीटर 2.5 महीनों में ये जहाज़ पहुंचते हैं पानी के। यहाँ जो इनके ट्रेलर होंगे तेल लेके जाने वाले, या बाद में आगे इनका मंसूबा है अगले 20 सालों में कि एक पाइपलाइन बिछाएगी जो के यहाँ से गवादर से
ऑयल पंप करके सीधा चाइना पहुंचे। तो ये तमाम अगर आप इंटरेस्ट देखें तो चाइना का हम में और हमारा चाइना में इंटरेस्ट है, चाइना का हम में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। यहाँ इस बात को मैं जोड़ना चाहता हूँ इंडिया से और रशिया से। रशिया चाइना का एक और ये मुहर्रिक है, चाइना और रशिया दोनों मुहर्रिक हैं इसके एससीओ के, और एससीओ को दबाम बख्शता है सीपैक को दबाम बख्शता है बीआरआई। तो ये देखें कि सारी चीज़ें एक दूसरे से मोतियों की तरह परोई जा रही हैं, और इसीलिए इसको अब एशिया की सदी कहा जाता है। अब आ जाते हैं कि इंडिया किस तरफ फिर अपना आगे जाके एक नेचुरल जो इंडिया की ग्रोथ जो ख्वाब है इंडिया का, और वो मोदी के ज़माने में ख्वाब पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है, या उसमें अचकोले आएंगे। लेकिन कोई भी दाना गवर्नमेंट आई, जैसे कांग्रेस की या किसी और की, तो उनको पता है कि इंडिया का जो ख्वाब है डबल डिजिट ग्रोथ का हो ही नहीं सकता जब तक कि वो इस ब्लॉक से नहीं आके मिलें। यानी कि जो एससीओ कंट्रीज हैं उसमें दयानतदारी के साथ, मेंबर तो हैं, दयानतदारी के साथ वो जो 7 मुआहदे किए हैं उन्होंने वेस्ट से, यूएस से, जिसमें अपना गवादर पोर्ट भी दे बैठे हैं वो सी पोर्ट, तो उससे थोड़ा सा जान छुड़ा के वैसे भी 130 बिलियन से ज़्यादा की वो तिजारत कर रहे हैं चाइना से, तो आगे जाके वो उससे इस्तिफादा हासिल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्लॉक में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स, आगे जाके इन म्यूचुअल बेनिफिट्स की वजह से, म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से, म्यूचुअल ह्यूमन डेवलपमेंट बेनिफिट की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स आगे जाके इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी। तो इस लिहाज से इसकी पुतिन की गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि पुतिन का यानी रशिया का इन्फ्लुएंस इंडिया पर है। चाइना ऑटोमेटिकली, चाइना को चाहे वो माने या ना माने या बॉर्डर डिस्प्यूट करे इंडिया, लेकिन इंडिया की मईशत का 130 बिलियन बंधा हुआ है चाइना के साथ। तो और फिर उसके साथ साथ 26 तकरीबन 100 किलोमीटर का बॉर्डर भी है। तो इंडिया 10 ऑर्बिट से वो दूर नहीं हो पाएगा। इत्तेशाम साहब का भी इस पर टेक लेते हैं। इत्तेशाम साहब, फिर हम ये जो सारी सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें इंडिया में जो बहस हो रही है, ख़ास तौर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की सदर पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई है, वो इतनी खटक क्यों रही है, इनसिक्योर क्यों रहा है? और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि इस पे वहाँ के जो तज्जियाकार हैं वो तो ये भी बात कर रहे हैं कि जो अभी पहलगाम वाला सारा मामला हुआ, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें रशिया ने इनको मायूस किया इंडिया को। ये सारे मामलात वहाँ पर इस तरह से क्यों ज़ेरे बहस आ रहे हैं? देखिए, हम ना कहते हैं वक्त वक्त की बात होती है। अब जब आपके लिए मुश्किलात का दौर शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं ना मिस फॉर्चून कम इन बटालियन, तो हिंदुस्तान की वो मिसाल हो रही है इस वक्त। लेकिन जिस अंदाज से अमेरिका की तरफ से रसवाई हुई, अमेरिका की तरफ से बहुत से हवालों से आप देखते हैं टफ़ टाइम दिया जा रहा है, बावजूद इस बात के कि इतना नीचे लग गए, उनके मानने के लिए तैयार हैं कि जी हिंदुस्तान कहता है हम ज़ीरो टैरिफ करने के लिए तैयार हैं, तो उधर से कहा जाता है अब वो वक्त गुजर गया। देखें, अब सिंपल सा सवाल ये है कि ये अब आपने देखा कोल्ड वॉर से लेके अब तक हमने देखा कि रशिया का टिल्ट जो है ना वो हमेशा हिंदुस्तान की तरफ रहा, और चाइना अमेरिका के साथ तो फिर हमारे ताल्लुकात तो लव हेट रिलेशनशिप की तरह रहे हैं। लेकिन रशिया ने हमेशा जो है ना अपना पल्ला, आप डॉक्टर जमील साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उस तरफ उन्होंने रखा कि हिंदुस्तान की तरफ रखा। लेकिन आप देखते हैं बदलते हुए हालात में चीज़ें तब्दील हुई हैं और उसका फ़र्क भी पड़ा है। अब देखें, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे 2018 में आए थे और 2022 में रशिया का दौरा किया था, कहते हैं वो टाइमिंग सही नहीं थी। उस वक्त आपने देखा यूक्रेन पे जो है ना रशिया हमला कर चुका था। बहुत से हवालों से कहा जाता है कि वो शायद टूर ठीक नहीं था, उस वक्त जाना ठीक नहीं था। लेकिन बहरहाल वो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ पुतिन को। उन्होंने देखा कि जी देखें लोग मेरे पास आ रहे हैं मिलने के लिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ है, तो उसका सियासी फ़ायदा पुतिन ने तो उठाया डेफिनेटली। लेकिन हम ना देखें, मैं बड़ा वाजे तो अब जमील साहब तो सफारती आदाब की भी बात करें, करना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। लेकिन मैं दोनों मालिक के जो सुदूर से जो मुलाकात हुई है ना, मेरा कंसर्न आमना ये है कि ऑप्टिक्स हद तक बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल तल्लुकात, सफारती तल्लुकात बहुत बेहतर हुए, बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह इनको इकोनॉमिक रिलेशन में ट्रांसलेट होना चाहिए, आमना नहीं हो रहा। मसला आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, उन्होंने जब प्रेसिडेंट पुतिन से मिले तो बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जी हमारे स्टील मिल का जो प्रोजेक्ट है ये लाजवाल दोस्ती का मज़हर है रशिया और पाकिस्तान की। लेकिन आमना उस प्रोजेक्ट का क्या हाल हुआ? देखें, 40 साल पहले प्रोजेक्ट लगा था, 1.1 मिलियन टन
कि जी प्रोडक्शन होनी थी मिल की, देखें आज तक नहीं हो सकी। उसके बाद थी उसको 3 मिलियन टन लेके जाना था, नहीं हो सकी। प्रोसेस में इतना नुकसान हुआ कि कहा गया कि जी चलें, रशिया ने कोशिश की कि दोबारा आके इस मिल को बहाली करवाएं, लेकिन आपने देख लें वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, सियासी जमातों के अपने पर नुक्ता नज़र थे, नहीं हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी को बीच में लाया गया, वो भी नहीं कर सकी। नतीजा आमना इस वक्त यह है कि तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपया रोज़ाना जो है ना स्टील मिल पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। तो अब ये जो मुलाकात हुई है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसके इकनॉमिक बेनिफिट भी होंगे आगे चल के। जिस तरीके से तजारत में आप एनर्जी में, पेट्रोलियम में जो बहुत सारी बातें, लेकिन डॉक्टर साहब ज़्यादा इस पर बात बेहतर करेंगे क्योंकि इस वक्त अमेरिकन जो सैंक्शन है ना उसकी वजह से शायद हमारा इतना ज़्यादा कोऑपरेशन ना हो सके। चाइना के हवाले से हमने देखें अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अभी आपने बात की ML1 की बात की, देखें ML1 के साथ क्या हुआ। शेख रशीद साहब 3 दफ़ा बने रेलवे के मिनिस्टर, और एक दिन रोते रोते कहने लगे यार मेरी अब ख्वाहिश है कि ML1 हो जाए। अभी आप देख लें लेटली ML1 के साथ हुआ कि चाइना इससे पीछे हट गया बिल्कुल। अब उसमें जो इनिशियल फंडिंग चाह रहे थे कि 2 से 3 बिलियन डॉलर आएगी, चाइना पीछे हट गया। पाकिस्तान गया उसके पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, तो 7 बिलियन डॉलर वो कंप्रिहेंसिव डील कहते हैं हम करना चाहते हैं। उसमें से वो कहते हैं अपफ्रंट थोड़ा सा पैसा देंगे ताकि ये मामला चल सके। और पहला जो फेज़ है सक्खर से कराची का, रोड़ी का, वो कहते हैं कराची रोड़ी जो है ना उसको मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा हम ना देखें अभी एक और जो इसमें नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें बड़ी बात है, जिस पे रुकावट हुई है, वो ये हमने कि 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हम कह रहे थे कि उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी चाइना की तरफ से, नहीं आ रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर उनको कहा कि आएँ। देखिए हमारा तो सारा का सारा CPEC में मेरे ख्याल में आमना 70% से ज़्यादा मुझे नज़र आता है कि फ़ायदा होगा जब ये 9 इकोनॉमिक जोन बनेंगे। यहाँ पे हमें जॉब लोगों को मिलेंगे, यहाँ से प्रोडक्शन जो कहा गया था बेताशा प्रोडक्शन होगी और यहाँ से माल पाकिस्तान बेच सकेगा। अपना मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में वो नहीं हो सका। आखिरी बात आमना ये है कि आखिरी बात यह है कि SIFC का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फील्ड मार्शल वहाँ बैठे हुए हैं, तो लगता है कि मामला वहाँ पे कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। चलें एहतशाम साहब आप साथ ही रहिए। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब कहा करते हैं ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान में जो फ्लड की सिचुएशन है कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। फ्लड सिचुएशन की बात करते हैं। भारतीय डैम भरने के करीब हैं और दरियाए चनाब में नया सैलाबी रैला दाखिल हो चुका है जिससे पंजाब में तबाही बढ़ गई है। पंजाब में अब तक 35 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं, जबकि लाखों एकड़ ज़रई अराजी पानी में डूब चुकी है। चावल की 60%, गन्ने की 30% और कपास और मकई की 35% फसल तबाह कर बड़े ज़रई बहरान ने जन्म लिया। UN के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर UNOCHA ने अपनी रैपिड नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब के दौरान 3233 एकड़ ज़रई अराजी बर्बाद हो गई है। पंजाब के बाद सैलाब का रुख नाजरीन अब सिंध की जानिब है। उधर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर ज़रई एमरजेंसी के फौरी नफाज और किसानों को बिला सूद कर्ज़ों की फराहमी का मुतालबा किया है। ख़त में प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फाल करने, गंदम, चावल और सब्जियों की दरामद की इजाज़त देने पर जोर दिया गया है। क्या इकदाम किए जाएंगे, इस खत को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा और इसी का नफाज ये किस हद तक ज़रूरी नागुज़ीर हो चुका है, इसी पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ हमें चौधरी अकमल साहब इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, और उनके साथ साथ किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं मियाँ उमैर मसूद साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। उमैर साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये ज़रई नुकसान अगर हम देखें, जो हमारी देही मईशत है ख़ास तौर पे, ये बड़ी मुतासर हुई है। क्या सूरत हाल आप इस सैलाब के बाद बनते हुए देख रहे हैं और किस हद तक आप रफली एक आइडिया क्या है कि नुकसान हमारा हो चुका है, क्या इकदाम करने चाहिए कि जिससे ये जो बहरान है इससे बचा जा सके आगे? जी, सबसे पहले तो ये देखें कि हम जो हमारे मुताबिक है वो तकरीबन 1 करोड़ लोग इस सैलाब से डिस्टर्ब हुए हैं। जो 35 लाख या 40 लाख वाली फिगर है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा नुकसान है। और दूसरे नंबर पे जो हमारा माली नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हर जगह पे फसलें, चावल की फसल तैयार थी और कुछ जगह पे अब तैयार होने वाली थी और ज़्यादा जगह पे तैयार थी, उस पर मुकम्मल जो एक्सपेंडिचर होता है वो हो चुका था। अब जिसका वो लाख सवा लाख रुपया 1 एकड़ पे खर्च हो चुका था वो भी ज़ाया गया, उसके घर भी गिर गए
और मवेशी भी चले गए। और इस तरह का जो नुकसान है, हम तो समझते हैं ये जो तारीख का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और ये जो फ्लड है, इसको आप पिछले फ्लड्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि इसमें हमें समझ नहीं आई कि पानी जो है वो स्प्रेड किस तरह हुआ। क्योंकि अभी आप फॉर एग्जांपल, मैं सतलुज की आपको मिसाल दूंगा, सतलुज रिवर की, कि वहां से एट गंडा सिंह से पानी तकरीबन 4 लाख के करीब, 4 लाख क्यूसिक के करीब एक हफ्ता पहले पास हुआ। वो अभी हेड इस्लाम जो कि 200 किलोमीटर आगे है उससे, तो उस तक अभी तक 1 लाख क्यूसिक पहुंचा है। इतना पानी जो है वो स्प्रेड क्यों कर दिया गया, पता नहीं ये पॉलिसी क्यों इस तरह की बनाई जा रही है, या अल्लाह की तरफ से ऐसा हो रहा है कि पानी जो है वो फैलता जा रहा है साइडों पे। और आप यकीन करेंगे कि कल मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, बूरेवाला, उनका साउका का एरिया है, वहां पे मौजूद था। 15वां दिन था कल, आज 16वां दिन है उनको पानी में बैठे हुए। और तकरीबन जो मैंने आबादी खुद देखी है, कश्तियों में जाके 50,000 की एक आबादी थी आकू का। इसी तरह आप जनाब की तरफ देख ले तो मीलों तक आबादियां आपको पानी में नजर आएंगी। रावी के दोनों साइड, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है दो साइड से पानी की लपेट में आया है। और हर इसी तरह ये चल रहा है पूरा, एक साइड से चनाब कर रहा है, फिर रावी कर रहा है, ऊपर से सतलुज कर रहा है। और ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है, जो 88 वाला सबसे बड़ा कहा जाता है, लेकिन ये 88 वाले से भी ज्यादा बड़ा है। इसने जितनी तबाही की है इतनी पहले कभी तबाही नहीं हुई हमारी। आज भी पानी जो है उसी तरह 6 फुट, 8 फुट, 10 फुट तक फसलों में खड़ा है। अब आपकी हुकूमत से डिमांड्स क्या हैं, क्या सजेशंस हैं आपकी कि इस सारी सूरत हाल में कीजिए, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं अगले गेस्ट की जानिब? देखिए, हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि एक तो जो रिहेबिलिटेशन है किसानों की, उसके लिए फिलफौर कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी जितनी भी चीजें हैं, अगर ये रिहेबिलिटेशन नहीं होती तो फिर खुराक का भी बहरान आएगा इन लोगों का। ये जो फसलें तो आगे वाली फसलें भी निकास हो सकेगी। दूसरे नंबर पे कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि हम, वो अभी भी हमारी तबाही पे अभी भी वो राजी नहीं है, कि वो चाह रहे हैं कि हम फॉरेन इंपोर्ट कर लें चीजें और यहाँ पे बिकना शुरू हो जाए। लेकिन आप देखें कि पहले हमें गंदम में तबाह किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें रेट 2 साल नहीं दिया गया और हमारी 1500 रुपए पर मन नुकसान हुआ। और 1 एकड़ पे 60-70 हजार का नुकसान करके हमें 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी गई। तो हमें क्यों इस तरह के लॉलीपॉप देते हैं कि बेवकूफ बनाते हैं कि हम तबाही की तरफ तो गवर्नमेंटें हमें खुद लेके जाती हैं, और ऊपर से ये जो आसमानी आफते हैं इन्होंने तो बिल्कुल हमारा मुश्किल सूरत हाल कर दिया। मैं अगले गेस्ट की जाने बढ़ती हूँ। चौधरी साहब, ये ज़राई इमरजेंसी का नफाज, ये गुंजाइश निकल सकती है, गवर्नमेंट अगर कर सकती है तो आप समझते हैं कि जो भी लेटर भी लिखा गया और अभी हमारे जो किसान इत्तेहाद वाले भाई हैं वो भी इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि जी फौरी तौर पर इनकी बहाली के लिए काम किया जाए। क्या किया जा सकता है फौरी तौर पे कि बड़े पैमाने पर जो नुकसान है और जो ग़िज़ाई बहरान है उससे रोका जा सके, उसके आगे बंद बांधा जा सके? देखिए, फौरी तौर पे तो जो इमरजेंसी की इस वक्त सूरत हाल है उससे जो है ना निपटना वो हुकूमत की प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए। सैलाब किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से वो मुख्तलिफ इलाकों को जो है ना वो तहस नहस करते हुए आगे की जानिब बढ़ता है। अभी तक पंजाब में जो है ना उसने अपनी जो तबाही फैलनी थी वो की है, उसके बाद जो है आगे अभी है सिंध की तरफ भी आ रहा है। तो अल्लाह खैर करे आगे सिंध में ये क्या करता है वो, उसके लिए भी हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी तैयार रहना चाहिए। और सब्जियां तो अभी से महंगी हो गई हैं और आगे पता नहीं मिलेंगी भी या क्या बनेगा सूरत हाल। जी देखें, अब उससे हो ये रहा है कि एक तो फौरी तौर के ऊपर जो हुकूमती इक़दामात हैं वो तो इन लोगों को जो डायरेक्टली इम्पैक्ट जिनके ऊपर आया है, जिसमें ज़्यादातर चूँकि पंजाब है तो उसमें किसान और ज़राअत से रिलेटेड इलाके हैं, तो उससे फसलों की तबाही हुई है। चावल की काश्त जैसे कि बताया गया उसमें जो है वो कमी आई है, बल्कि सारी की सारी फसलें जो है ना वो ज़ाहिर ख़त्म हो गई हैं। उसके अलावा सब्जियों की जो भी मौसमी फल फ्रूट सब्जियाँ जो भी थी सब के सब ख़त्म हो गए। तो एक तो अब वो लोग मुतासिर हुए हैं जो वहाँ पे रह रहे थे। दूसरे मुतासरीन इसके वो लोग होंगे जो हम जैसे शहर में कराची में रह रहे हैं या दीगर जो लोग हैं जिन्होंने वो सब्जियां और फल खरीदने थे, अब उनको भी नहीं मिलेंगी तो उसकी भी शॉर्टेज होगी, जिसकी वजह से आप देखें गंदम जो है वो आज जो है वो तकरीबन 4,500 रुपये मन हो चुकी है और आटा जो है वो उसी हिसाब से तकरीबन 50% जो है ना उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। और ये अल्लाह ना करे आने वाले वक्त में इसमें मजीद जो है ना
वो इजाफे की जो है वो जो फोरकास्ट है वो की जा रही है। तो इसमें अगर इस वक्त हुकूमत को ना सिर्फ ये है कि ये जो हमारे जो काश्तकार जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं उनको जो है वो रिलीफ फराहम करना चाहिए, बल्कि आने वाले वक्त में ये जो ज़राअत से हवाले से जो चीज़ों की कमी बेशी होगी उसमें बेशक जो है वो हमें सब्जियाँ ईरान से या अफगानिस्तान से, और अगर हो सके तो दूसरे भी जो हमारे चाइना से या इंडिया वगैरह से भी अगर हम सब्जियां और जो चीज़ें महंगाई से बचने के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में महंगाई जो है ना वो बेलगाम हो सकती है, बेतहाशा बढ़ सकती है, और उसके लिए इकदाम करना जो है ना वो हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और ये जो आजकल फोटो सेशन शुरू किए हैं और लाइव कट्स चल रहे हैं कि जी ये यहाँ फलाना यहाँ पे पहुंच गया, फलाना यहाँ पे पहुंच गया, तो इसके बजाय जो है ना वो हुकूमत को करना ये चाहिए कि प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी चाहिए कि जो आने वाला वक्त है जिसमें हमें डायरेक्टली जो किसान पेशा लोग हैं, जो ज़राअत से हमारी उसकी बर्बादी हुई है, उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाएगा। इसी तरीके से जो इंटरनेशनली हमें इमदाद वसूल होगी उसको हम किस तरीके से ऐसे तरीके से हम जो है ना लोगों में तकसीम कर सकते हैं, ताकि जो भी लोग इससे मुतासिर हुए ममालिक से भी इमदाद डायरेक्टली आती है या नहीं आती है, ये भी अभी देखना है। तो शाम साहब, अभी तक तो हम देख रहे हैं यूएन या बाकी जो अभी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जानिब से थोड़ी थोड़ी इमदाद का ऐलान किया गया। $6 लाख का यूएन ने जो ऐलान किया है, आप समझते हैं कि सफिशेंट है जिस पैमाने पर हम नुकसान देख रहे हैं? और गवर्नमेंट की कोई कोर्स ऑफ एक्शन नज़र आ रहा है कि अगर ये जिस तरह से 2022 के बाद इमदाद आई थी अगर वो नहीं आती तो ये क्या करेंगे? तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर सोचा जाएगा इस बारे में कि अब किस तरह से आगे बढ़ा जाए? क्योंकि पंजाब ने फिलहाल जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी लगाई है। क्या ये एक्शन इस वक्त चाहिए या आगे जो भी ग़िज़ाई बहरान पैदा होने वाला है उससे कैसे निपटना है? देखिए, हम ना मियाँ साहब कह रहे थे कि 88 का सैलाब और बारिशें बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 88 को लोग भूल गए हैं। और हालिया सालों में सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि 2022 के जो सैलाब आए थे उनका बहुत नुकसान हुआ था। 1.5 साल जो है ना वो पानी नहीं निकल सका था, क्योंकि निकासी का हमने अरेंजमेंट कभी किया ही नहीं। अब जो आप सवाल कर रही हैं अमना, कि एक तो आप देख लें ग्लोबल लेवल पे जो हम देखते हैं डोनर्स, उनकी तरफ से तो लगता है कि प्रोबेबली दे आर अनमूव्ड, और थोड़ा बहुत पैसा यूएन की तरफ से अनाउंस हो जाना और एक दो छोटे मुल्कों की तरफ से थोड़ा सा पैसा दे देना, ये $1 बिलियन का नुकसान है। अगरचे हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं कह सकते आए भी हमारी मदद करें, तो जिन्होंने करनी होगी कर लेंगे। असल बात है हमना दो चीज़ें हैं। देखिए, एक इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ, हमारा फसलें इकॉनमी का नुकसान हुआ, 3 बड़ी फसलें मकई की और चावल की और कपास पूरे तरीके से हिट हुई। लेकिन मेरा ख्याल है हमना इससे भी ज़्यादा जो परेशान कुन बात है वो ये है कि जितनी तेज़ी के साथ इन इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़ी हैं, उनको देखते हुए नहीं लग रहा कि उनको मेडिकल सपोर्ट मिल रही है। इसी तरह कहा जा रहा है कि बेतहाशा लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बेतहाशा हामला ख़वातीन हैं जो बुरे हालात में हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। अभी मियाँ साहब कह रहे थे कि 1 करोड़ के करीब लोग हिट हुए हैं, अभी डिटेल इसकी आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। अब कहा जा रहा है कि जो हामला ख़वातीन हैं उनकी अपनी जानों को ख़तरा पैदा हो गया कि टाइमली अगर उनको डिलीवरी की सर्विसेज नहीं मिलती तो क्या होगा। बेशुमार जगहों पर कहा जा रहा है कि जी उनको वहाँ से रिलीफ कैंपों में पहुँचाया ही नहीं जा रहा। जिस तरीके से जितनी तेज़ी के साथ उनको इवैक्यूएट करना है वो शायद काम नहीं हो रहा। सही कह रहे हैं अपना अकमल साहब भी और मियाँ साहब भी कि सिर्फ बातों की हद तक सब कुछ हो रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात आमना है कि अब कभी हम किसी से सीखेंगे। अभी देखें, स्पार्को ने 3 महीने पहले ये वार्निंग दे दी थी कि बड़े खौफनाक पाकिस्तान की तारीख के खौफनाक सैलाब आने जाने हैं, बारिशें होंगी, क्लाउड बस्ट होंगे। अब मुझे बताएं, जहाँ पे भी एक गवर्नमेंट क्वार्टर में बात होती है, सारे लोग जो है ना वो कहते हैं यार वो सियासी मसले तो हल कर लें, फलाना कर लें, उसको राज़ी कर लें, उसके साथ ये कर लें। अब मुझे बताएं, इससे ज़्यादा कोई एपैथी होगी? इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई डिमीनिंग बात हो सकती है कि वहाँ जो है ना वो जो काम करने वाले नहीं कर रहे, और 3 महीने पहले वार्निंग को फेंक दिया गया उठा के। अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आइंदा के लिए हम पेशबंदी करेंगे। आई एम अफ्रेड कि ये पेशबंदी नहीं होगी। अब सवाल ये कि किस तरीके से लोग जिस तरह परेशान हैं, तारीख रही उसको देखते हुए अभी से जो प्रेडिक्शन है उस पे वाकई क्या इकदाम किए जाएंगे, उसका जवाब हम थोड़ा सा मैं वक्त लेना चाहूँगा। जी जी जी, नंबर 1 तो एक ये गंदम का जो इशू है ना, सबसे पहले गंदम को आप देख लेंगे। गंदम तो सैलाब से पहले ही 3300 रुपए उसका रेट हो गया था। वो बेसिकली उसको सैलाब के साथ जानबूझ के जोड़ा जा रहा है, लेकिन गंदम का रेट तो पहले ही बढ़ गया था सैलाब से। और फिर हमने पहले ही कहा था गवर्नमेंट को कि शॉर्टेज है गंदम की, गंदम कम लगी है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। और फिर उसके बाद शॉर्टेज हुई और अब ये शॉर्टेज के नाम पे बाहर से मंगवाई जाएगी। दूसरे नंबर पे जो
जिस तरह बताया कि तो यकीन मियां करें साहब, अब कि तो मेरे खौफनाक मोबाइल बात ये हो रही है कि अगले साल 40% गंदम कम काश्त की जाएगी। उसका जी नतीजा तो बिल्कुल इसी लगता है तरह कि सर भूख नंग अफलास 40% वाला से भी कामना शुरू ज्यादा हो जाएगा। जी 40% से भी ज्यादा। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेतहाशा इलाके हैं, झंग के इलाके हैं, चिन्योट के इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, दवाइयों के लिए नहीं है। मेरे मोबाइल में बहुत सारे मैसेज हैं। हम तो छोटे लोग हैं, हम कितना कर सकते हैं? हम अपनी जितनी इस्तात है उसमें रह के हम पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए करें। लेकिन जब तक गवर्नमेंट कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी, मुझे समझ नहीं आती कि फेडरल गवर्नमेंट तो अभी तक मुंह से नहीं बोली कि उन्हें कोई अफसोस भी है इस बात का कि उनका कुछ नजर नहीं आया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आप ये लोग समझ नहीं रहे कि इतने मुश्किल में हालात में है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मियां साहब, हुकूमत ठीक, कुछ मैं नहीं करेगी। मालदार लोग जिसको अल्लाह ने बेताशा पैसा दिया, उनको चाहिए कि अपनी आखिरत संवारें और आगे आए और पैसा लगाएं इस मामले में। जी जी चौधरी साहब, मैं आपका इस पे क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूँगी। ये जो गवर्नमेंट की जानिब से जो अभी जिस तरह से हमारे किसान इत्तेहाद के मियां उमैर साहब भी बात कर रहे हैं, ये क्यों इतनी नेग्लिजेंस की जा रही है गंदम को लेकर? बस यही तो हमारी जो है ना वो बदनसीबी है। देखें अभी इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना कि इमदाद देना, ये करना, वो ये सब लेटर ऑन की बातें। पहले अभी इस वक्त तो लोग जो डूब रहे हैं, उन डूबे हुए लोगों को बचाना चाहिए। उनको दवाइयों की ज़रूरत है, उनको सही जगहों पे पहुंचाने की ज़रूरत है, उनके माल मवेशी बचाने की ज़रूरत है। पहले प्राइमरी तो इसको देखना चाहिए। अब उसमें हमारी जो गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं नज़र आ रही। और हमें अल्टीमेटली फिर उन्हीं जो है ना वो खैराती इदारों की तरफ ही देखना पड़ेगा। तो फिर हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत का क्या काम है? ये सारी चीज़ें ऐसे आफात कुदरती तौर के ऊपर आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आती, तबाहियां भी फेरती हैं। आप देखें जापान में जलजले रूटीन में बिल्कुल, आते उन्होंने हैं, फिर अमेरिका में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े वैसा बना सैलाब लिया आते हैं, जिससे लेकिन इसको हैंडल किया जा सके, कोप अप किया जा सर सके। लेकिन सिस्टम सर बिल्कुल लाखों सिस्टम लोग ऐसा अभी हमें घरों में बनाना बैठे हैं चाहिए कि अपने चीजें जो है ना वो पानी सही में। तरीके से प्रोसीड कर सकें। लोग जो है ना वो अपनी अपनी ये जिम्मेदारियों को यहाँ पर समझें। इंटेंट और और जो विल की हुकूमत कमी का दिखाई देती है, इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इतना सफ़र करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया मियां उमैर साहब और चौधरी अकमल साहब और एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे सेटने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। सोलर मार्केट के हवाले से खबर है, चाइना ने सोलर पैनल्स पर एक्सपोर्ट रिबेट ख़त्म करने का इंदिया दिया है, जिससे पाकिस्तान में सोलर मज़ीद महंगा होने का खदशा पैदा हो गया है। इंपोर्टर्स के मुताबिक अगर रिबेट ख़त्म हुआ तो कीमतों में 9 से 10% इजाफा होगा। औसतन हर माह पाकिस्तान में 2500 कंटेनर्स दरामद किए जाते हैं और एक कंटेनर की लागत 1 करोड़ रुपये है। 2024 में 17 गीगावाट सलाहियत के सोलर पैनल्स दरामद किए गए, जबकि रवां साल के पहले 6 माह में मज़ीद 12 गीगावाट वहाँ से इंपोर्ट हुए। लेकिन फ़रोख्त कम होने से मार्केट इस वक्त दबाव में है। इंपोर्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि तलब में कमी, देही इलाकों की कमज़ोर मईशत और शहरी मार्केट की सेचुरेशन से दरामदशुदा स्टॉक नुकसान पर फ़रोख्त किया जा रहा है। अब सारी सिचुएशन किस तरह से बनेगी और इस पर मार्केट का क्या आएगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा इस मार्केट का, इसी पर बात करने के लिए वकास मूसा चेयरमैन है सोलर पैनल एसोसिएशन के, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच वकास साहब। वकास साहब, सबसे पहले तो ये जो एक्सपोर्ट रिबेट है, चाइनीज़ गवर्नमेंट इस माह में इसके हवाले से कुछ हतमी डिसीजन लेने जा रही है, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा और ये है क्या एक्सपोर्ट रिबेट, इसका किस हद तक इम्पैक्ट आएगा? और दूसरा ये कि हम पहले देख रहे हैं कि मार्केट में एक दबाव पाया जा रहा है, जीएसटी भी 10% जो गवर्नमेंट की जानिब से इसकी इम्पोजिशन के बाद भी हम देख रहे हैं कि सोलर मार्केट इस वक्त दबाव में है। तो किस हद तक आप देख रहे हैं कि इसका जो फ्यूचर है वो आगे आपको बेहतर नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया है व्यूज़ के लिए। तो मैं अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, बेसिकली पाकिस्तान में तो हम पैनल्स इंपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पैनल्स हैं वो सोलर पैनल्स जो हमारे ज़्यादातर हैं, जो पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के मेंबर्स वगैरह लगाते हैं, ज़्यादातर सोलर पैनल्स चाइना से आते हैं। बल्कि आप समझ लें 95% प्लस जो है ना वो चाइना से आते हैं। और चाइना अपने
जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको इनकरेज करने के लिए एक्सपोर्ट पे रिबेट देता है। तो जब भी चाइना से सोलर पैनल या कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है तो उस पे रिबेट मिलता है। मुख्तलिफ असनाफ की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। तो पिछले साल इसी टाइम पे यानी तकरीबन 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट हुआ था, पिछले साल भी यानी 1 अक्टूबर 2024 में ये रिबेट 13% से कम करके 9% पे चला गया था। उसकी वजह ये थी कि चाइना में ओवर कैपेसिटी थी और चाइनीज़ गवर्नमेंट को फील हो रहा था कि सोलर पैनल्स की जो इंडस्ट्री है वो मैच्योर हो गई है, तो उन्होंने अपने एक्सपोर्टर्स को रिबेट्स कम करना शुरू किए थे, जिसकी वजह से उसको 13% से वो 9% पे ले गए थे। तो ये 1 साल हो गया उस चीज़ को, उससे डेफिनेटली पाकिस्तानी मार्केट में भी थोड़ा सा प्राइस का इम्पैक्ट आया था। और अभी जो रिसेंट रूमर्स हैं या आप कह सकते हैं कि न्यूज़ है, वो ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो चाइना की है वो फिर से कंसिडर कर रही है कि सोलर पैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ कैटेगरीज में, लेकिन उसमें एक सोलर पैनल भी कैटेगरी है जिसके ऊपर इस रिबेट को या तो फर्दर कम किया जाए या टोटली ख़त्म किया जाए। तो जो एक्सपोर्टर्स जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को देते हैं और वहाँ से उनको एक रिबेट के तौर पे 9% ऑफ द एक्सपोर्ट वैल्यू मिलता था। तो वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो ज़ाहिर है फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उसको अपनी प्राइस में बिल्ट इन करते थे, वो उसको अज्यूम करते थे कि ये प्राइस में मिलेगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने प्राइस कम की होती थी। तो अब क्योंकि वो कैलकुलेशन उनकी नहीं होगी, तो अगर तो 9% से ये रिबेट ख़त्म होगा तो आप समझ लें कि प्राइस 9% या ऑलमोस्ट 10% जो है ना वो बढ़ जाएगी, जो कि एक्सपोर्ट प्राइस हम होगी। ये और देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ऑलरेडी फ्लड्स की वजह से भी सोलर की जो सेल्स है उसमें कमी आई है और ये साल वैसे भी बेहतर नहीं रहा इस मार्केट के लिए। तो नेक्स्ट ईयर आप कुछ देख रहे हैं, कुछ बेहतरी आएगी और अब ये मार्केट किस हद तक पाकिस्तान में चल सकती है? जी, इसमें 2 यानी अलग-अलग फैक्टर्स हैं। एक तरफ ये है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो उससे एक इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह जीएसटी की वजह से भी इम्पैक्ट आया है। जीएसटी पहले तो 18% पे बात हुई थी और इसके बाद काफ़ी जब कोशिश के बाद और काफ़ी गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन के बाद लोगों की तरफ से भी काफ़ी फीडबैक आया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसको 10% पे रिस्ट्रिक्ट किया था। लेकिन फिर भी अगर 10% प्राइस बढ़ती है तो डिमांड एंड सप्लाई की बेसिक बात है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड तो कम होगी। बेशक 10% कम हो, 9% कम हो, 11% कम हो, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन एक इम्पैक्ट तो आता है और वो नज़र आ रहा है कि मार्केट में इम्पैक्ट आया है। दूसरा, इस साल डेफिनेटली फ्लड्स का भी एक सिचुएशन है, तो उसकी वजह से डिमांड में फर्क इंक्रीज आ रहा है। तो एक तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस फर्दर इंक्रीज हो सकती है, हो जाएगी अगर तो ये रिबेट खत्म होता है। इसी तरह से चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो आपस में, क्योंकि उनके हमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको गाइडेंस है कि आप प्राइसेस को स्टेबलाइज करें। तो वो जो प्राइसेस में बतदरीज कमी आ रही थी वो भी रुक गई है, बल्कि काफ़ी अर्से से मार्केट स्टेबल है और इस वक्त जो मेजर चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स हैं उन सब में प्राइसेस ऊपर की हुई हैं और रिबेट के साथ फर्दर ऊपर हो जाएंगी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिंग क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकती हैं। तो ये एक तरफ प्राइस बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपकी डिमांड जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से कम हो रही है, तो उससे एक इम्पैक्ट आया हुआ है डेफिनेटली। अगर मैं शॉर्ट टर्म देखूँ, 3 से 6 महीने का पीरियड देखूँ, तो उसमें तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है। मैंने जो यहाँ पे इंपोर्टर्स हैं उनके पास स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी भी है, लोकल मार्केट में स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और बिकॉज लोकल मार्केट में काम कम हुआ है, इकोनॉमिक हालात भी थोड़े से डाउन हैं और ऑब्वियसली फ्लड्स की वजह से मुश्किलात आएंगी, खासकर अगर आप रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान देखते हैं, जो कि एक मेजर अभी ये चल सकती है मार्केट। जी देखिए, मार्केट तो बहुत बड़ी है और पोटेंशियल है। यानी वो जो ग्रोथ पिछले साल आई थी वो एक बहुत अच्छी ग्रोथ थी, इस साल कम रहा था, अगले साल उम्मीद है कि इस साल से बेहतर होगा इंशाल्लाह। और मार्केट बहुत बड़ी है, हो सकता है पिछले साल जैसी वो ग्रोथ ना हो, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल्स तो वही है ना, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस हाई है, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर है और दूसरा ग्रिड की पहुंच नहीं है, बहुत सारी जगहों पे जो है वो ग्रिड अभी तक नहीं पहुंचा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूजेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल पे डीजल बर्न किया जाता था, तो उससे तो बेहतर ही है कि आप सोलर पैनल्स लगा लें, तो इसलिए उसकी डिमांड अभी रहेगी। अल्लाह जो है हमारी मदद करे और तमाम मुल्क के लिए और फार्मर्स के लिए और जो हमारे पाकिस्तानी ब्रदर्स हैं और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके लिए जो है आसानी पैदा करे और चीज़ें बेहतर हों। तो इंशाल्लाह 3-4 महीने में डेफिनेटली इट विल कम बैक। अगला साल शुरू होगा तो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वकास मूसा साहब, हमारे साथ बात अहम मामले पर। प्रोग्राम के आखिर में कुछ हम ओपन एआई के हवाले से जो खबर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मसनूई ज़हानत हैरान कुन है, लेकिन ये आपकी जान भी ले सकती है। इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाली ओपन एआई को इस हवाले से अमेरिका में कानूनी कार्रवाई का सामना है, जिसने अपनी ताज़ा ब्लॉग पोस्ट में ऐलान किया है कि चैट जीपीटी में वालिदैन के कंट्रोल शामिल किए जाएंगे ताकि नौ उम्र यूज़र्स को महफूज बनाया जा सके। ये पेशरफ्त नाजरीन एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका में 16 साला एडम रेन की खुदकुशी के बाद कंपनी पर कड़ी तनकीद की जा रही है। एडम के वालिदैन का दावा है कि चैट जीपीटी ने उनके बेटे को मदद देने के बजाय ख़तरनाक मालूमात फराहम की और उसे खुदकुशी पर उकसाया।
अब कंपनी ने इस हवाले से भी काम शुरू कर दिया है और इसके मुताबिक वालिदैन अपने अकाउंट्स को बच्चों के साथ लिंक कर सकेंगे और चैट बोर्ड के जवाबात पर उम्र के मुताबिक उसूल लागू होंगे। मज़ीद ये कि अगर निज़ाम ये पता लगाए कि कोई नौउम्र शदीद डिप्रेशन में है तो वालिदैन को फौरी मुत्तला किया जाएगा। ओपन एआई ने 3 माह के अंदर चैट बोर्ड की हिफाजत मज़ीद बढ़ाने का भी ऐलान किया, जिसमें हसास बातचीत को ज़्यादा ताकतवर रीजनिंग मॉडल्स की तरफ मुंतकिल करने का मंसूबा शामिल किया। अब देखना ये है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। इस खबर के हवाले से आप सेक्शन में जाके तासुरात का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।